राम राम दोस्तों, आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोकायुक्त के बारे में। क्या बैकग्राउंड रहा है इसका और वर्तमान में क्या स्थिति है, कौन सी धारा है, कैसे नियुक्ति होती है, कार्यकाल, इन सभी तमाम बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये क्लासेज आपके लिए अब निरंतर रूप से जारी रहेगी। ये जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, PSI के लिए, RS के लिए, EORO के लिए और अन्य सभी जो राजस्थान की वैकेंसीज है उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत मेहनत करके ये नोट्स है ये बनाए गए हैं। इन नोट्स को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है और बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा ये नोट्स बनाए गए हैं। कोई भी इसमें कुछ भी टॉपिक या कोई पॉइंट है वो छोड़ा नहीं गया है। जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ इसमें ऐड कर लिया गया है। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमारी इतिहास कला संस्कृति की क्लासें चल रही है, उन्हें भी आप देख सकते हो और EORO की क्लासेस भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकायुक्त, सबसे पहले बात करें लोकायुक्त के स्वरूप की तो यह आयोग क्या है? एक सांविधिक आयोग है, सांविधिक या सलाहकारी आयोग है। सांविधिक या सलाहकारी आयोग का मतलब हो गया कि इसका संविधान में वर्णन नहीं है, ये संवैधानिक आयोग नहीं है। पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि ये कौन सा आयोग है, ये सांविधिक आयोग है या फिर सलाहकारी आयोग है। तो सांविधिक और सलाहकारी दोनों ही है। सांविधिक और सलाहकारी एक ही बात हो जाती है, संवैधानिक अलग हो जाता है जिसका वर्णन संविधान में है। वो आप देखिए यहाँ पर जिन आयोगों का उल्लेख भारतीय संविधान में होता है, भारतीय संविधान में जिन आयोगों का उल्लेख होता है, जैसे कि वित्त आयोग हो गया या RPSC हो गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वो तो होते हैं संवैधानिक आयोग। जिन आयोगों का उल्लेख भारतीय संविधान में होता है तथा जिनकी स्थापना संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत होती है उन्हें संवैधानिक आयोग कहा जाता है। यानी कि जिनका वर्णन संविधान में होता है वो तो हो गए संवैधानिक आयोग। फिर यहाँ पर लिखा है कि जिन आयोगों की स्थापना किसी अधिनियम या कानून के तहत होती है उन्हें गैर संवैधानिक या वैधानिक आयोग कहा जाता है। गैर संवैधानिक या वैधानिक या सांविधिक या सलाहकारी आयोग वे होते हैं जिनकी स्थापना किसी एक्ट के तहत होती है, किसी अधिनियम के तहत होती है, संसद के अधिनियम के तहत, तो उन्हें क्या कहा जाता है? गैर संवैधानिक आयोग कहा जाता है, क्योंकि इनका वर्णन है वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। लोकायुक्त क्या है? सांविधिक सलाहकारी आयोग है। इसके बाद में हम बात करते हैं लोकायुक्त के अन्य नाम के बारे में और इसके इंटरनेशनल बैकग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे। टू द इफेक्ट बात करेंगे, कोई लंबी चौड़ी कहानियां हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकायुक्त के अन्य नाम की बात करें तो कई देशों में जिस संस्था को ओम्बुड्समैन कहा जाता है, यानी कि ये सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी और ओम्बुड्स स्वीडिश भाषा का शब्द है। तो इस संस्था को वर्ल्ड के कई देशों में ओम्बुड्समैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओम्बुड्समैन कहा जाता है। ओम्बुड्समैन कहा जाता है वर्ल्ड के कई देशों में। और भारत में इस संस्था का नाम बदलकर क्या किया गया है? लोकपाल या लोकायुक्त, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर तो इसे कह देंगे लोकपाल और राज्य स्तर पर इसे क्या कहेंगे? लोकायुक्त। क्या कहेंगे? लोकायुक्त कहेंगे। तो विश्व के कई देशों में इस संस्था का नाम है ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन हो गया। और भारत में इसका क्या नाम है? लोकपाल है राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर क्या है? लोकायुक्त है। ओम्बुड्समैन मैंने आपको बताया स्वीडिश भाषा का शब्द है। किसका? स्वीडिश भाषा का शब्द है ओम्बुड्समैन और इसका अर्थ है लोगों का प्रतिनिधि। ओम्बुड्समैन स्वीडिश भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है? ओम्बुड्समैन का लोगों का प्रतिनिधि या फिर लोगों का समूह है। लोगों का प्रतिनिधि या लोगों का समूह है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। ओम्बुड्समैन संस्था की स्थापना सबसे पहले हुई थी स्वीडन में 1809 ईस्वी में
ओम्बुड्समैन स्वीडिश भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है लोगों का प्रतिनिधि या फिर लोगों का समूह है। तो ये हमने पहले पेज में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हमने पढ़ लिए। लोकायुक्त राज्य स्तर की भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है और लोकपाल क्या है, केंद्र स्तर की संस्था है। ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई, स्वीडन में हुई। स्थापना वर्ष क्या है, 1809 है। और लोकायुक्त संवैधानिक संस्था नहीं है, ये क्या है, सांविधिक या सलाहकारी आयोग है। तो ये हमने रिवीजन भी कर लिया यहाँ पर पहले पेज का। हम इसका दोबारा भी रिवीजन करेंगे, आप टेंशन मत लो, आप तो साथ साथ में इसको पढ़ते रहो, वीडियो को देखते रहो। आपके बिल्कुल एकदम सरल भाषा में आपके लिए मैंने ये नोट्स बनाए हैं और आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये समझ में भी आएंगे। दूसरे पृष्ठ पर चलते हैं। ये तो हमने बात कर ली इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि। अब भारत में लोकायुक्त संस्था का विकास कैसे हुआ, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो वो संवैधानिक या सांविधिक वाला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और फिर यहाँ पर आता है कि भारत में लोकायुक्त संस्था का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमें भारत में लोकपाल या लोकायुक्त का नाम 1963 में कब 1963 में डॉक्टर एल.एम. सिंघवी, ये क्या थे, ये कानूनवेता थे, इन्होंने नाम दिया। भारत में लोकपाल या लोकायुक्त का नाम 1963 में किसने दिया, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने दिया। किसने दिया, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने दिया। लोकपाल शब्द क्या है, संस्कृत भाषा के लोक और पाल से बना हुआ है। किससे, लोक और पाल से बना हुआ है, जिसका अर्थ है लोगों का संरक्षक। क्या है, लोगों का संरक्षक। तो भारत में लोकपाल या लोकायुक्त का नाम 1963 में किसने दिया, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने दिया। किसने दिया, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने दिया। और लोकपाल शब्द है वो संस्कृत भाषा के लोक और पाल से बना हुआ है। भाई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, दो अलग अलग नाम है, लोक और पाल, इनसे मिलकर बना हुआ है लोकपाल। और ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है, लोगों का संरक्षक। ओम्बुड्समैन का क्या मतलब था, लोगों का समूह है, लोगों का प्रतिनिधि। और लोकपाल शब्द का अर्थ क्या है, लोगों का संरक्षक। क्या हो गया, लोगों का संरक्षक। यह है लोकपाल शब्द का अर्थ, लोक और पाल से बना हुआ है, संस्कृत भाषा के। भारत में लोकपाल या लोकायुक्त का नाम किसने दिया, सर्वप्रथम 1963 में दिया, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है 1966 में। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की जाए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना हुई थी 1966 में। इसने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि केंद्र स्तर पर तो लोकपाल की स्थापना करो और राज्य स्तर पर किसकी करो, लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना करो। इसी परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य में 1970 में, कब, उड़ीसा राज्य में 1970 में लोकायुक्त कानून पारित किया गया। परंतु यह लागू कब हुआ, 1983 में। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं इस लाइन में और आगे वाली लाइन में। सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1971 में हुई थी। तो यहाँ पर दो बातें हैं। सर्वप्रथम लोकायुक्त कानून पारित कहाँ पर हुआ, कौन से राज्य में हुआ, तो ये हुआ उड़ीसा राज्य में। सर्वप्रथम है उड़ीसा राज्य में 1970 में लोकायुक्त का कानून है वो पारित हुआ, परंतु वहाँ पर लागू बहुत समय बाद में हुआ, 1983 में। तो सर्वप्रथम लोकायुक्त का कानून पारित करने वाला राज्य था उड़ीसा 1970 में। लेकिन सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना हो गई, कानून पारित भी हो गया और स्थापना भी हो गई 1971 में, वो था महाराष्ट्र राज्य। तो ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम है उड़ीसा राज्य में 1970 में तो लोकायुक्त कानून पारित हुआ और लागू कब हुआ, 1983 में। और सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई 1971 में। कब हुई, 1971 में महाराष्ट्र में हुई। तो ये भी क्लियर है हमें दूसरे पेज का, जो भी हमने लोकायुक्त के भारत में विकास के बारे में पढ़ा। नाम दिया डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने 1963 में। संस्कृत भाषा के लोक और पाल से बना, जिसका अर्थ है लोगों का संरक्षक। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि केंद्र में लोकपाल की स्थापना करो, राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना करो। सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य में लोकायुक्त कानून पारित हुआ 1970 में, परंतु सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई, महाराष्ट्र में 1971 में।
ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के लिए मूल किताबों पर आधारित अध्ययन सामग्री है। राजस्थान बोर्ड की किताबों से और राजस्थान हिंदी ग्रंथ की अकादमी की पुस्तकों से मुकेश सर जो सेकंड ग्रेड सिलेक्टेड है उनके द्वारा आपके लिए ये क्लासेस निरंतर रूप से ली जा रही है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करके उन क्लासेज का फ़ायदा उठा सकते हो। ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से ये क्लासें बनाई गई है। आगे भी आपके लिए निरंतर रूप से इसी प्रकार से क्लासेज आती रहेगी। हम पहले आयोगों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमें दूसरे जो अध्याय है उन पर हमें चर्चा करेंगे। तीसरे पृष्ठ पर चलते हैं, राजस्थान में लोकायुक्त का विकास कैसे हुआ। तो राजस्थान में लोकायुक्त, ये हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। वो हमने बात की है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी पूछा जाएगा क्योंकि पीएसआई में सब कुछ पूछा जाता है। राजस्थान आरपीएससी जो आरएस का एग्जाम है उसमें सब पूछा जाता है। ईओआरओ में और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं में लोकपाल और लोकायुक्त दोनों टॉपिक्स दिए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी था। अब हम बात करते हैं राजस्थान में लोकायुक्त की। तो राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति जो कि हरीश चंद्र माथुर आयोग की अध्यक्षता में थी, इन्होंने 1963 में लोकायुक्त जैसी संस्था के गठन की सिफारिश की थी। सर्वप्रथम राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति हरीश चंद्र माथुर आयोग ने 1963 में, कब 1963 में लोकायुक्त जैसी संस्था के गठन की सिफारिश की। कब की? 1963 में की। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने हरीश चंद्र माथुर आयोग ने 1963 में लोकायुक्त जैसी संस्था के गठन की सिफारिश की। 1973 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति और भारत सरकार के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हो गया। 1963 में तो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने सिफारिश की थी और 1973 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति और भारत सरकार के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं यही मान के चल रहा हूँ। दोबारा आप समझिए, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति जिसके अध्यक्ष थे हरीश चंद्र माथुर, जिसको हरीश चंद्र माथुर आयोग भी कहा जाता है, 1963 में इन्होंने सिफारिश की लोकायुक्त जैसी संस्था के गठन की। और 1973 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति और भारत सरकार के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ। राजस्थान में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ। कब? 1973 में पारित हुआ। और स्थापना राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत हुई है। राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना किसके तहत हुई है? लोकायुक्त, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत राजस्थान में स्थापना हुई है। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पर राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? तो ये राष्ट्रपति की अनुमति है, ये कब प्राप्त हुई? ये प्राप्त हुई 26 मार्च 1973 को। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पर राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? 26 मार्च 1973 को प्राप्त हुई। यह राजस्थान राज्य में 3 फरवरी 1973 से लागू हुआ माना गया। कब से? राजस्थान राज्य में 3 फरवरी 1973 से ये लागू हुआ माना गया है। इस अधिनियम में कुल 22 धाराएं हैं और राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो इस पृष्ठ पर हमने क्या पढ़ा है कि सिफारिश की थी राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति हरीश चंद्र माथुर आयोग ने 1963 में। 1973 में ये राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति और भारत सरकार के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हो गया और इसकी स्थापना हुई राजस्थान में। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना हुई। तो इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। तो इस पर राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पुटअप होगा आपके लिए। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई 26 मार्च 1973 को। 26 मार्च 1973 को। यहाँ पर एक कंफ्यूज करने वाली बात और होगी, भाई पहले राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, लेकिन इस मामले में क्या है, राष्ट्रपति की अनुमति बाद में प्राप्त हुई लेकिन लागू हुआ माना गया कब से? 3 फरवरी 1973 से। 3 फरवरी 1973 से ये एक्ट है, ये राजस्थान में लागू हुआ माना गया 3 फरवरी 1973 से, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? 26 मार्च 1973 से। और जो ये अधिनियम है राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973, इस अधिनियम में कुल
22 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं इस अधिनियम में? कुल 22 धाराएं हैं। इस अधिनियम में कुल 22 धाराएं हैं। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर ये लागू हुआ है। तो ये हमने तीसरा प्रश्न भी पढ़ लिया है। फिर यहाँ पर हम पढ़ते हैं किन किन नियुक्ति हुई, पहले क्या कार्य है, इन सभी बातों के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आई.डी. दुआ को प्रथम लोकायुक्त 28 अगस्त 1973 को बनाया गया। कब? 28 अगस्त 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे आई.डी. दुआ। कौन थे? आई.डी. दुआ। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे आई.डी. दुआ। कौन थे? आई.डी. दुआ। इनको प्रथम लोकायुक्त बनाया गया। कब? 28 अगस्त 1973 को। 28 अगस्त 1973 को प्रथम लोकायुक्त बनाया गया। और प्रथम उप लोकायुक्त किसे बनाया गया? श्री के.पी.यू. मेनन को प्रथम उप लोकायुक्त 5 जून 1973 को बनाया गया। तो प्रथम उप लोकायुक्त पहले ही बना दिए गए थे लोकायुक्त से पहले। 5 जून 1973 को राजस्थान लोकायुक्त के राजस्थान जो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम था, इसके तहत 5 जून 1973 को राजस्थान के प्रथम और एकमात्र उप लोकायुक्त बनाए गए। कौन है? श्री के.पी.यू. मेनन, 5 जून 1973 को। और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे आई.डी. दुआ। कौन थे? आई.डी. दुआ। इनको बनाया गया कब? इनको बनाया गया 28 अगस्त 1973 को लोकायुक्त बनाया गया। लोकायुक्त भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और अकर्मण्यता की जांच के लिए स्थापित उच्च स्तरीय वैधानिक और स्वतंत्र संस्थान है। तो ये पूछा जाता है कि क्या लोकायुक्त स्वयं दंड देता है? नहीं, स्वयं दंड नहीं देता है। ये सलाहकारी आयोग है, ये सिफारिश करता है। ये क्या करता है? भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और अकर्मण्यता की जांच के लिए ही कार्य करता है। भ्रष्टाचार से संबंधित कोई मामला है उसकी जांच करेगा, पद के दुरुपयोग की और अकर्मण्यता की जांच कर सकता है। वैधानिक और स्वतंत्र संस्थान है। तो ये बात हो गई लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की प्रथम के बारे में। फिर हम बात करते हैं नियुक्ति की। तो नियुक्ति की बात करें तो लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है एक चयन समिति की सिफारिश पर। किसकी? एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ये धारा 3 में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है ये। राज्यपाल के द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है, ये हम सभी को पता है। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, आप सभी को याद होगा। अगर नए विद्यार्थी देख रहे हैं तो आपको ये कंटेस्ट कर लेना है कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और यह करता है एक चयन समिति की सिफारिश पर। तो ये बात कहाँ पर लिखी हुई है? ये लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम जो बनाया गया है, इसकी धारा 3 में लिखी हुई है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। धारा 3 में ये बात लिखी हुई है। अब चयन समिति में कौन कौन होंगे? तो चयन समिति में होंगे एक तो मुख्यमंत्री, सत्ताधारी दल के नेता, दूसरे विपक्षी नेता, विधानसभा में विपक्ष के नेता 2 हो गए, तीसरे हो गए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये 3 व्यक्ति है, इनकी सिफारिश पर राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। चयन समिति में कौन कौन होंगे? एक तो मुख्यमंत्री, एक विधानसभा में विपक्ष के नेता और तीसरे होंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इन तीनों को आपको कंटेस्ट कर लेना है। चयन समिति में शब्द कितने हैं? 3 है। तो इसके लिए धारा भी क्या होगी? धारा 3 है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और अब चयन समिति में 3 शब्द है, धारा भी 3 है, और जो ये समिति होती है इनमें सदस्य भी 3 होते हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये तो हो गई नियुक्ति की बात। बिल्कुल हमने सरल शब्दों में आपके लिए ये नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूं मैं, और बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको ये क्लासेज आपके लिए लेकर आया हूं। नियुक्ति की बात हो गई। अब हम बात करते हैं योग्यता की। तो उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। लोकायुक्त के लिए योग्यता क्या है? या तो होना चाहिए उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश, यानी कि जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, उसका या तो हो वो वर्तमान में न्यायाधीश, या फिर होना चाहिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ये 2 योग्यता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश हो या फिर हो सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ये बात हो गई योग्यता की। फिर हम बात करते हैं कार्यकाल की। तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। क्या? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो,
ये होता है कार्यकाल राज्यपाल का। ये बताया हुआ है धारा 5 में। किस में बताया हुआ है? धारा 5 में बताया हुआ है। तो कार्यकाल में शब्द कितने हैं? 5 है, कुल मिलाकर 5 है। हालांकि 5 पूर्ण रूप से नहीं है, रे आधा है, लेकिन हम 5 मानकर चलते हैं। तो कार्यकाल में शब्द 5, कार्यकाल भी 5 वर्ष का और धारा भी 5, ये आपको कंठस्थ कर लेना है। नियुक्ति की हमने बात की थी, धारा 3, चयन समिति में सदस्य भी 3। ठीक है, कार्यकाल शब्द 5, कार्यकाल 5 वर्ष का और धारा भी 5। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 5 में कार्यकाल से संबंधित लिखा हुआ है कि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक जो लोकायुक्त है वो पद धारण करेगा। तो ये बात हो गई नियुक्ति, योग्यता और कार्यकाल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये क्लास पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इसके बाद में यहाँ पर बात लिखी हुई है लोकायुक्त की पुनर्नियुक्ति के बारे में। तो लोकायुक्त है वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था और इंडिया की जो पॉलिटी है, इनसे बहुत धांसू प्रकार के प्रश्न आजकल की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और जो सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे वन लाइनर, उनमें तो आपके शायद ही कोई दिक्कत हो, लेकिन जो लंबे प्रश्न सही है गलत है, इनमें से उपयुक्त में से कौन कौन से विकल्प सही है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें ये आपके लिए लाइन फिट कर दी जाएगी कि लोकायुक्त पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है। तो आपको ये कंठस्थ कर लेना है कि लोकायुक्त पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। यानी कि लोकायुक्त एक सर्वोच्च पद है और हमने देखा है कि कई सारे सर्वोच्च पदों के लिए पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है, क्योंकि ये न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं और फिर लोकायुक्त बन जाते हैं। तो इसके बाद में इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। तो लोकायुक्त क्या है? पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। लोकायुक्त है वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। लेकिन लोकायुक्त राजस्थान में या अन्य राज्यों में या फिर केंद्र स्तर पर इतना प्रभावी नहीं रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुछ ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार, पद की अकर्मण्यता या जो ऐसे और भी अन्य प्रकार के मामले आते हैं लोकायुक्त के पास, तो इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा है। भ्रष्टाचार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार उसी पीक स्तर पर है और उससे भी बढ़ता ही जा रहा है लगातार। तो इस संस्था का कुछ ज़्यादा इफेक्ट है वो धरातल पर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस कानून बनाया गया है, इसमें संशोधन करके और जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो इसमें शामिल है, जो भी मंत्री विधायक, उनके लिए बिल्कुल उनको ज़्यादा जवाबदेह बनाया जाए और इस संस्था का इतना डर बैठाया जाए कि जो भी जिम्मेदार नागरिक है, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, जो लोक सेवक है, वो अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सके और भ्रष्टाचार से बिल्कुल दूर हो जाए। ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि ये एक्ट बिल्कुल प्रभावी होगा, क्योंकि जब तक इसमें संशोधन नहीं होगा तब तक ये प्रभावी नहीं हो सकता, जो वर्तमान स्थिति चल रही है उस हिसाब से। तो लोकायुक्त है वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। आपने बहुत कम सुना होगा कि लोकायुक्त ने ये एक्शन लिया है, लोकायुक्त ने इन पर एक्शन लिया है, ये जांच बिठाई है। तो बहुत ही रेयर मामलों में ये न्यूज़ में देखने को मिलती है। तो कुछ ज़्यादा इसका प्रभाव मेरी दृष्टि में तो मुझे तो नहीं लगता है। फिर भी चल रही है संस्था। उम्मीद यही करते हैं कि लोकायुक्त नामक ये जो संस्था है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कार्य करेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगी और इसमें संशोधन भी किए जाएंगे, जिससे नागरिकों के लिए आसानी हो सके और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। तो लोकायुक्त पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है, ये हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं शपथ की। तो लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति से पूर्व अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुसार शपथ ली जाती है। जो ये अधिनियम है इसकी प्रथम अनुसूची में शपथ के बारे में दिया हुआ है। लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति से पूर्व
अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुसार शपथ ली जाती है। और शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष ये शपथ ली जाती है। शपथ ली जाती है लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति से पूर्व अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुसार। कौन सी? प्रथम अनुसूची के अनुसार ये शपथ ली जाती है। और राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष ये शपथ ली जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के बारे में। वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के बारे में हम बात करते हैं। लोकायुक्त के वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होती है। किसके? लोकायुक्त के जो वेतन भत्ते और पेंशन है ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होती है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान इनके वेतन भत्ते और पेंशन होते हैं। उप लोकायुक्त के वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के समान होते हैं। किसके? उप लोकायुक्त के वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के समान होते हैं। इनके वेतन भत्ते पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों में नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के वेतन भत्ते और पेंशन है इनमें और जो अन्य सेवा शर्तें हैं इनमें नियुक्ति के बाद है कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको कम नहीं किया जा सकता है। जो नुकसान हो वो नहीं किया जा सकता, जिससे फायदा हो वो कार्य किया जा सकता है। तो लोकायुक्त के वेतन भत्ते और पेंशन ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होती है और उप लोकायुक्त के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के समान होती है। इनके वेतन भत्ते पेंशन और सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परंतु नियुक्ति से पूर्व भारत सरकार या अन्य राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वह सेवानिवृत्ति उपदान भी प्राप्त करेगा। इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, परंतु नियुक्ति से पूर्व भारत सरकार या अन्य राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वह सेवानिवृत्ति की उपदान भी प्राप्त करेगा। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं कार्यकाल के बारे में। मार्च 2008 में, सॉरी ये मार्च 2008 नहीं है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, मार्च 2018 कर लीजिए आप इन्हें। क्या? मार्च 2018। तो मार्च 2018 ये मिस प्रिंटिंग है, इसे आप थोड़ा सही कर लीजिए। मार्च 2008 नहीं है, ये मार्च 2018 है। इसमें भाजपा सरकार ने इनका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया था। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि मार्च 2018 में जो तत्कालीन भाजपा गवर्नमेंट थी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में, इन्होंने लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 5 वर्ष से बढ़ाकर कर दिया था 8 वर्ष। लेकिन 2019 में कांग्रेस सरकार ने राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम संशोधन 2019 द्वारा इसका कार्यकाल पुनः कर दिया गया 5 वर्ष। तो अब वर्तमान में कार्यकाल क्या है? 5 वर्षीय है। ये आपको ध्यान रखना है। त्याग पत्र की बात करें तो लोकायुक्त अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राज्यपाल को देंगे। नियुक्ति कौन करते हैं? लोकायुक्त की राज्यपाल। और त्याग पत्र भी कौन किसको देंगे? लोकायुक्त। ये देंगे किसको? ये देंगे राज्यपाल को। त्याग पत्र भी किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को सौंपा जाता है। ये बात हो गई त्याग पत्र और नियुक्ति की। अब बात करते हैं हम पद से हटाना या फिर निलंबन के बारे में। धारा 6 में दिया हुआ है पद से हटाना या निलंबन। राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय में जांच प्रस्ताव यदि आरोप साबित हो जाता है तो कदाचार या अक्षमता के आधार पर लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि जो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त है इनको कदाचार या अक्षमता के आधार पर अगर उच्चतम न्यायालय में जांच प्रस्ताव पर आरोप है वो साबित हो जाते हैं तो राज्यपाल इनको हटा सकते हैं। किसको? लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को। ये बात लिखी हुई है धारा 6 में। धारा 3 में चयन समिति के बारे में, धारा 5 में कार्यकाल के बारे में और धारा 6 में पद से हटाना। इसमें भी 6 शब्द आप लिख सकते हो। पद से हटाना 6 शब्द है और धारा 6 है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये पद से हटाना धारा 6 के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर बात लिखी हुई कि जांच में आरोप सिद्ध होने पर विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए तो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का पद है वो रिक्त माना जाएगा। यानी कि जांच में अगर आरोप सिद्ध हो गए फिर क्या करेंगे? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या है 200 तो इनका कुल बहुमत होना चाहिए। यानी कि 101 सदस्य तो इनके पक्ष में होने चाहिए, हटाने के पक्ष में। और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। मान लीजिए कि 150 सदस्य है
उपस्थित और मतदान करने वाले, उनमें से दोनों बातें होनी चाहिए। एक तो 2/3 101 सदस्य और दूसरा बहुमत, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत 101, वो हो गया। लेकिन मान लीजिए कि विधानसभा में कुल 140 सदस्य उस बैठक में उपस्थित हुए, 140 में से 2/3 बहुमत ने तो कर दिया, 2/3 बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर दिया। 2/3 कितना हो गया, 94 विधायकों ने समर्थन कर दिया कि इनको हटाना है। लेकिन उन 94 से बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये कुल सदस्य संख्या का बहुमत है, वो पास नहीं करेगा। तो दोनों बातें पास होनी जरूरी है। 101 का आंकड़ा है वो जरूर पास करना जरूरी है, और उसके बाद में अगर सदस्य संख्या ज़्यादा होती है तो वो सदस्य संख्या 2/3 बहुमत को भी क्रॉस करनी चाहिए। तो ये है उनको हटाने के बारे में प्रावधान। फिर लोकायुक्त के कार्यों से संबंधित विशेष तथ्य यहाँ पर दिए हुए हैं। राज्य की जांच एजेंसी से सहायता मांग सकता है। लोकायुक्त है वो राज्य की जांच एजेंसियां हैं, जो भी जांच एजेंसी है उनसे सहायता मांग सकता है। कोई भी विभाग है उनसे संबंधित फाइल की मांग कर सकता है अपनी जांच के दौरान। राजस्थान का कोई भी विभाग है उनसे फाइल मांग सकता है कि मैं इस मामले की जांच कर रहा हूं, तो आप ये फाइल मुझे उपलब्ध करवाइए। इनकी सिफारिशें केवल सलाहकारी होती है और राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ये एक्ट के तहत बना हुआ है। तो लोकायुक्त है, इनकी सिफारिशें केवल क्या होती है, सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। उस शिकायत की ये जांच नहीं करेगा जो 5 वर्ष बाद में की गई हो। लोकायुक्त केवल उन्हीं शिकायतों की जांच करेगा जो कोई कार्य, जो कोई घटना हो गई है उसके 5 साल के अंदर अंदर किसी ने शिकायत कर दी है तो उन्हीं की वो जांच करेगा। 5 साल हो गए हैं तो उसके बाद में वो जांच नहीं करेगा। अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो 3 साल की सजा का भी प्रावधान है, परंतु लोकायुक्त स्वयं सजा नहीं देता। ये बात लिखी हुई है धारा 13 में। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर कोई झूठी शिकायत कर दे तो उसको 3 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन ये सजा लोकायुक्त नहीं देगा, ये कानून के तहत अलग से सजा दी जाएगी। ये मजिस्ट्रेट सजा सुनाएंगे, लेकिन लोकायुक्त इसमें सजा नहीं देगा। ये स्वयं सजा नहीं देता है, ये केवल सलाह देता है और ये सलाहकारी आयोग है। और लोग, ये बात किस में लिखी हुई है, लोकायुक्त स्वयं सजा नहीं देता है। कोई झूठी शिकायत करे तो 3 साल की सजा का प्रावधान है, परंतु लोकायुक्त स्वयं सजा नहीं देता है, ये लिखा हुआ है धारा 13 में। और लोकायुक्त क्या है, अर्ध न्यायिक संस्था है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, लोकायुक्त न्यायिक संस्था है या फिर अर्ध न्यायिक संस्था है। तो लोकायुक्त क्या है, अर्ध न्यायिक संस्था है। क्या है, अर्ध न्यायिक संस्था है लोकायुक्त। इसके बाद में हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अपमान या जांच में कोई बाधा उत्पन्न करे तो 6 माह की सजा का प्रावधान है। ये बात लिखी है धारा 16 में। तो इन धाराओं को आपको कंठस्थ कर लेना है। एक बार वीडियो जरूर देखें, उसके बाद में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देखें, और ये नोट्स है उनको वीडियो देखने के बाद आप जरूर पढ़ें। धारा 16 में क्या लिखा हुआ है, ये धाराएं हैं। धारा 3 चयन समिति, धारा 5 कार्यकाल के बारे में, फिर हमने पढ़ा अभी धारा 16 अपमान या जांच में कोई बाधा उत्पन्न करे तो 6 माह की सजा का प्रावधान है। इसके बाद में हमने पढ़ा अभी अभी धारा 13 के बारे में। किसके बारे में, धारा 13 के बारे में। कोई झूठी शिकायत करता है, ये हमने पढ़ा अभी, तो 3 साल की सजा का प्रावधान इसमें है धारा 13 में, परंतु लोकायुक्त स्वयं सजा नहीं देता। और एक हमने और पढ़ा था धारा 6 पद से हटाने के बारे में, निलंबन या निष्कासन के बारे में। और अब हम पढ़ रहे हैं धारा 16। तो धारा 16 में क्या लिखा हुआ है, यदि अपमान करता है कोई या जांच में बाधा उत्पन्न करता है तो 6 माह की सजा का भी प्रावधान उस व्यक्ति को है धारा 16 के तहत। इसके बाद में यहाँ पर एक और फैक्ट है, सक्षम प्राधिकारी 3 माह में लोकायुक्त को अपनी रिपोर्ट देगा। यानी कि कोई भी जो लोकायुक्त है वो किसी को भी जांच के लिए कहता है तो वो सक्षम प्राधिकारी है, वो 3 माह के अंदर अंदर लोकायुक्त को अपनी रिपोर्ट देगा। कितने, 3 माह के अंदर। मंत्री या सचिव के विषय में सक्षम प्राधिकारी कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। मंत्री या जो सचिव है उनके विषय में सक्षम प्राधिकारी मुख्यमंत्री होगा, अर्थात उनके खिलाफ जांच से पूर्व मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। यानी कि मंत्री या सचिव के विषय में सक्षम प्राधिकारी होता है मुख्यमंत्री, अर्थात उनके खिलाफ जांच से पूर्व मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। अन्य लोक सेवक के लिए सक्षम प्राधिकारी वह होगा जो नामित किया गया है, अर्थात लोकायुक्त व उप लोकायुक्त सक्षम प्राधिकारी होंगे। मंत्री या सचिव के विषय में तो सक्षम प्राधिकारी मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री से जांच से पूर्व अनुमति लेनी होगी। और अन्य लोक सेवकों के लिए सक्षम प्राधिकारी वह होगा जो नामित किया गया है, अर्थात लोकायुक्त व उप लोकायुक्त इस मामले में सक्षम प्राधिकारी होंगे। इसके बाद में धारा 12
लोकायुक्त राज्यपाल को समेकित वार्षिक विवरण सौंपता है। ये बात लिखी हुई है धारा 12 में कि लोकायुक्त है वो समेकित वार्षिक विवरण सौंपेगा किसको? राज्यपाल को। ये है बात धारा 12 में। और राज्यपाल इसे सदन में प्रस्तुत करता है और लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ये दोनों बातें आपको कंठस्थ करनी है। लोकायुक्त राज्यपाल को समेकित वार्षिक विवरण सौंपता है धारा 12 के तहत। किसके तहत? धारा धारा 12 के तहत राज्यपाल इसे सदन में प्रस्तुत करेगा और लोकायुक्त है वो राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या पढ़ा है हमने? इसका सारांश यहाँ पर लिखा हुआ है। अपमान या बाधा उत्पन्न करे तो 6 माह की सजा का प्रावधान धारा 16 में। रिपोर्ट देने की समय सीमा क्या है? 3 महीने में सक्षम प्राधिकारी की। मंत्री या सचिव के विषय में सक्षम प्राधिकारी कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और अन्य लोक सेवकों के लिए सक्षम प्राधिकारी जो भी नामित किया जाए इस मामले में होते हैं लोकायुक्त व उप लोकायुक्त। समेकित वार्षिक विवरण लोकायुक्त किसको सौंपता है? धारा 12 के तहत राज्यपाल को। समेकित वार्षिक विवरण राज्यपाल लोकायुक्त धारा 12 के तहत राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल इसे सदन में प्रस्तुत करता है और लोकायुक्त है वो राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोकायुक्त की स्थापना से कितने व्यक्ति अभी तक लोकायुक्त और उप लोकायुक्त रह चुके हैं? तो लोकायुक्त की स्थापना से अब तक 13 तो लोकायुक्त रह चुके हैं राजस्थान में और 1 उप लोकायुक्त अभी तक रह चुके हैं। कितने? 13 लोकायुक्त और 1 उप लोकायुक्त। सबसे पहले लोकायुक्त कौन थे? ID दुआ। ये यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है, अब दुग्गा नहीं है, यहाँ पर दुआ है, ID दुआ। ये हमने पहले भी पढ़ा था, ID दुआ। राजस्थान के लोकायुक्त पहले लोकायुक्त कौन थे? ID दुआ थे। कौन थे? ID दुआ। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ID दुआ। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ID दुआ थे। यहाँ पर दुगा नहीं है, ID दुआ है। ये राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। क्या थे? प्रथम लोकायुक्त थे राजस्थान के। उच्चतम न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश थे जो राजस्थान में लोकायुक्त रहे। ये बात भी आपको कंठस्थ कर लेनी है। उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जो राजस्थान में लोकायुक्त रहे हैं ID दुआ और प्रथम लोकायुक्त भी यही थे। इसके बाद में आपको इन लोकायुक्तों का नाम याद रखना है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति है वो राजस्थान लोकायुक्त रह चुके हैं या नहीं रह चुके हैं। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। PSI में, RS के प्री एग्जाम में, EORO के एग्जाम में पूछे गए और भी अन्य भर्ती परीक्षाएं, टीचर्स की 2nd ग्रेड में, 1st ग्रेड में, LDC में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है ID दुआ की। फिर दूसरे नंबर के लोकायुक्त कौन थे? DP गुप्ता। दूसरे नंबर के क्या है? DP गुप्ता। आप इनको क्रम वाइज भी याद कर लेना और इनका नाम भी याद रखना है। ID दुआ के बाद में DP गुप्ता 2 नंबर पे। तीसरे नंबर पर है ML जोशी। ML जोशी। फिर है KS सिद्धू। KS सिद्धू। इसके बाद में ML श्रीमाल। ML श्रीमाल। छठे नंबर पर है PD कुदाल। ये कुटाल नहीं है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, कुदाल है, ये थोड़े मात्रा मिस प्रिंटिंग हो गई। PD कुदाल सर है, PD कुदाल सर है। इसके बाद में MB शर्मा। MB शर्मा है 7वें नंबर पर। 8वें नंबर पर है VS दवे। 8वें नंबर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कार्यकाल न्यूनतम कार्यकाल रहा है। VS दवे है, इनका कार्यकाल न्यूनतम रहा है और ये इनका कार्यकाल न्यूनतम रहा है VS दवे का। VS दवे। तो ये हो गए, हमने 8 पढ़ लिए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9वें है MB शर्मा। कौन है? MB शर्मा। वापस बनाया गया इनको। ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले और 2 बार लोकायुक्त रह चुके हैं। कौन है? MB शर्मा। 9वें रहे MB शर्मा। MB शर्मा सर्वाधिक कार्यकाल, 7वां कार्यकाल भी इनका था और 9वां कार्यकाल भी इनका था। 2 बार लोकायुक्त रहे और सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन है? MB शर्मा। और न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन है? हमने अभी पढ़ा था VS दवे सर। VS दवे सर न्यूनतम कार्यकाल। इसके बाद में VS दवे को और बनाया गया लेकिन इनका कार्यकाल न्यूनतम ही रहा। मिलाप चंद जैन है, फिर SS कोठारी है और उसके बाद में प्रताप कृष्ण लोहरा। तो प्रताप कृष्ण लोहरा 13वें लोकायुक्त है। 9 मार्च 2021 को ये लोकायुक्त बने थे और वर्तमान समय तक ये लोकायुक्त है, प्रताप कृष्ण लोहरा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रथम व एकमात्र उप लोकायुक्त के बारे में। हम पढ़ चुके हैं, श्री KPU मेनन है, ये बनाए गए थे जून 1973 को। प्रथम उप लोकायुक्त, प्रथम और एकमात्र उप लोकायुक्त है श्री KPU मेनन।
तो ये हमने पढ़ लिया है, आप एक बार दोबारा रिवीजन कर सकते हो। 13 लोकायुक्त रहे हैं वर्तमान में, अभी तक 1973 से लेकर पिछले 53 सालों में राजस्थान में, और एक उप लोकायुक्त रहे हैं। मेन पढ़ते हैं। आई डी दुआ प्रथम लोकायुक्त थे, उच्चतम न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश है जो राजस्थान में लोकायुक्त रहे हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन थे? डीपी गुप्ता, फिर एम एल जोशी, के सिद्धू, एम एल श्रीमाल, पी डी कुदाल सर, एम बी शर्मा सर, वी एस दवे। वी एस दवे है ये न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त थे, न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त वी एस दवे। इसके बाद में एम बी शर्मा सर्वाधिक कार्यकाल और 2 बार लोकायुक्त, सर्वाधिक कार्यकाल और 2 बार लोकायुक्त कौन रहे? एम बी शर्मा, एम बी शर्मा। इसके बाद में वी एस दवे, मिलाप चंद जैन, एस एस कोठारी और प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा 9 मार्च से लेकर वर्तमान समय तक प्रताप कृष्ण लोहरा 9 मार्च से लेकर वर्तमान समय तक कार्यकाल रहा है इनका। किसका? प्रताप कृष्ण लोहरा का अभी भी 9 मार्च 2021 से लेकर लगातार कार्यकाल है। तो ये हमने क्या पढ़ा है? आई डी दुआ के बारे में हमने पढ़ लिया, प्रथम लोकायुक्त थे और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। और डीपी गुप्ता है, ये प्रथम कार्यवाहक लोकायुक्त भी रहे हैं राजस्थान के, और ये प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं। कौन है? डीपी गुप्ता, प्रथम कार्यवाहक लोकायुक्त के साथ साथ, प्रथम कार्यवाहक लोकायुक्त के साथ साथ राजस्थान के ये कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं। कौन है? डीपी गुप्ता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। के सिद्धू है, ये भी रह चुके हैं क्या? कार्यवाहक लोकायुक्त रह चुके हैं। फिर जो पी डी कुदाल सर है, पी डी कुदाल सर, इनका कार्यकाल भी कम रहा है। तो ये तो होगी लोकायुक्त के बारे में। और उप लोकायुक्त हमने पढ़ लिया। श्री के पी यू मेनन क्या है? उप लोकायुक्त रहे हैं। कौन है? के पी यू मेनन। और सर्वाधिक जो कार्यकाल है उसकी बात करें तो ये रहा है एस एस कोठारी सर का। एस एस कोठारी एक बार में 2013 से लेकर 2019 तक ये रहे थे राजस्थान के लोकायुक्त। 2013 से लेकर 2019 तक ये रहे थे लोकायुक्त। 6 साल का इनका लंबा कार्यकाल रहा है। फिर हम चलते हैं अगले स्लाइड पर। लोकायुक्त किन के विरुद्ध शिकायत है उनकी जांच करता है और किन के विरुद्ध शिकायतों की जांच नहीं करता है। इन सभी बातों के बारे में हम इस स्लाइड पर पढ़ेंगे। तो किन के विरुद्ध जांच करता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि लोकायुक्त है वो किन के विरुद्ध है वो जांच कर सकता है। राजस्थान सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री को छोड़कर जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री को छोड़कर जितने भी मंत्री हैं, इनके खिलाफ है जो लोकायुक्त है वो जांच कर सकता है। लोकायुक्त किन के विरुद्ध शिकायतों की जांच कर सकता है? तो जो मुख्यमंत्री है उनको छोड़कर जितने भी मंत्री है उनके खिलाफ जांच कर सकता है। जिला परिषद के प्रमुख और उप प्रमुखों के खिलाफ कर सकता है। पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान, नगर निगम के महापौर और उप महापौर, जिला परिषद व पंचायत समिति की स्थायी समिति के अध्यक्ष, इसके अलावा स्थानीय प्राधिकरण, नगर परिषद, नगर पालिका और नगर विकास न्यास के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राजकीय कंपनी, निगम और मंडल के अध्यक्ष, अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध, और सचिव विभागाध्यक्ष और लोक सेवकों के विरुद्ध इनके खिलाफ है वो जांच कर सकता है। तो ये हमने पढ़ लिया किन के विरुद्ध जांच कर सकता है। किन के विरुद्ध जांच नहीं की जाती है शिकायतों की जांच? मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी, महालेखाकार राजस्थान, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अनुच्छेद 236 के न्यायिक सेवा के सदस्य। इनको आपको कंठस्थ करना है अलग अलग दिमाग में बैठा के। भारत के किसी भी न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
प्रादेशिक आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सरपंच और पंच, इसके अलावा सेवानिवृत्त लोक सेवक है, इनके खिलाफ है जो लोकायुक्त है वो जांच नहीं कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकायुक्त इन जो ये लेफ्ट साइड में स्लाइड दी हुई है इनके विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है, और राइट साइड वालों के विरुद्ध जो ये नाम लिखे हुए हैं पदों की, इनके विरुद्ध जांच नहीं कर सकता है। फिर लोकायुक्त राज्यपाल को समेकित वार्षिक विवरण सौंपता है, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। धारा 12 में राज्यपाल इसे सदन में प्रस्तुत करेगा। और लोकायुक्त है वो राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा, अपमान या जांच में बाधा करे तो 6 माह की सजा का प्रावधान धारा 16 में। सक्षम प्राधिकारी 3 माह में लोकायुक्त को रिपोर्ट देगा। मंत्री या सचिव के विषय में सक्षम प्राधिकारी कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, और उनके खिलाफ जांच से पूर्व मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। और अन्य लोक सेवक के लिए सक्षम प्राधिकारी वह होगा जो नामित किया गया है, अर्थात लोकायुक्त या उप लोकायुक्त होंगे। तो ये पूरा हमने लोकायुक्त उप लोकायुक्त जो टॉपिक है राजस्थान से संबंधित टॉपिक है वो हमने पूरा पढ़ लिया है इस वीडियो में। एक बार हम फटाफट जल्दी से 4-5 मिनट के भीतर ही पूरा रिवीजन करेंगे, ताकि आपके लिए एक रिवीजन हो जाए और जो हमने पढ़ा है वो और कंटेस्ट हो जाए। इसलिए हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने आपको बता दिया। नोट्स आपके लिए बहुत शानदार बनाए गए हैं, बहुत ही शानदार नोट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। RS PSI EORO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट्स, और अन्य भी जो जहाँ पर ये टॉपिक पूछा जाता है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। राजस्थान की राज्य व्यवस्था लोकायुक्त। लोकायुक्त क्या है? सांविधिक सलाहकारी आयोग है, जिनकी स्थापना अनुच्छेद में होती है, संविधान में होता है, वो तो संवैधानिक है, और जो कानून के तहत बनते हैं उन्हें गैर संवैधानिक वैधानिक कहा जाता है। ओम्बुड्समैन कहा जाता है इस संस्था को। ओम्बुड्समैन स्वीडिश भाषा का शब्द है। 1809 में स्वीडन में स्थापना, लोगों का प्रतिनिधि, लोगों का समूह, और भारत में लोकपाल या लोकायुक्त कहा जाता है। भारत में इसका विकास हुआ 1963 में डॉक्टर LM सिंघवी ने। संस्कृत भाषा का शब्द है लोक और पाला, जिसका अर्थ है लोगों का संरक्षक। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने कहा कि केंद्र में लोकपाल, राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना करो। सर्वप्रथम उड़ीसा में यह कानून पारित हुआ 1970 में, लेकिन सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई? महाराष्ट्र में। यह आपको याद रखना है, 1971 में। इसके बाद में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, हरीशचंद्र माथुर आयोग ने 1963 में लोकायुक्त जैसी संस्था के गठन की सिफारिश की थी राजस्थान में। और फिर 1973 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति और भारत सरकार के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ। 1973 में इसकी स्थापना हुई। अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति 26 मार्च 1973 को प्राप्त हुई, और राज्य में 2-3 फरवरी 1973 से लागू हुआ माना गया, यानी कि पहले से। और इस अधिनियम में कुल कितनी 22 धाराएं हैं। सर्वप्रथम बनाए गए ID 2 28 अगस्त 1973 को। KPU मेनन को प्रथम उप लोकायुक्त 5 जून 1973 को बनाया गया। भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और अकर्मण्यता की जांच करता है। नियुक्ति के लिए धारा 3 है, और एक चयन समिति होती है, नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। चयन समिति में 3 सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। योग्यता, उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने चाहिए। कार्यकाल धारा 5 में है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और लोकायुक्त है वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है, और इनकी शपथ है वो प्रथम अनुसूची के अनुसार शपथ ली जाती है इस अधिनियम के तहत। और राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ली जाती है। वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें राजस्थान के जो लोकायुक्त है, लोकायुक्त के वेतन, भत्ते, पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होती है। और उप लोकायुक्त के वेतन, भत्ते, पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के समान होती है। इनके वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों में नियुक्ति के बाद कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परंतु नियुक्ति से पूर्व भारत सरकार या अन्य राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वह सेवानिवृत्ति उपदान भी प्राप्त करेगा। मार्च 2008 नहीं है ये मार्च 2018 है, आप इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। भाजपा सरकार ने कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 8 साल किया, लेकिन 2019 में राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम संशोधन 2019 द्वारा कांग्रेस की सरकार ने इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया। त्यागपत्र, लोकायुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। पद से हटाना या निलंबन धारा 6, राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय में कदाचार या अक्षमता के आधार पर अगर जांच प्रस्ताव आरोप साबित हो जाते हैं तो राज्यपाल इसको हटा सकते हैं। ये बात कहाँ दी हुई है? पद से हटाना या निलंबन धारा 6 में। और हटाएंगे कैसे? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थिति में मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर। विशेष तथ्य, लोकायुक्त के कार्यों से संबंधित विशेष तथ्य राज्य की जांच एजेंसी से सहायता मांग सकता है, विभाग से संबंधित फाइल मांग सकता है। इनकी सिफारिशें केवल सलाहकारी, राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। उस शिकायत की जांच नहीं करेगा जो 5 वर्ष बाद की गई, और कोई झूठी शिकायत करता है तो 3 साल की सजा का प्रावधान है।
परंतु लोकायुक्त स्वयं सजा नहीं देता। ये धारा 13 में लोकायुक्त एक अर्ध न्यायिक संस्था है। फिर अपमान या जांच में कोई बाधा उत्पन्न करे तो धारा 16 के तहत 6 माह की सजा का प्रावधान है। सक्षम प्राधिकारी 3 माह में लोकायुक्त को रिपोर्ट देगा। मंत्री या सचिव के विषय में सक्षम प्राधिकारी मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री से जांच से पूर्व अनुमति लेनी होगी, और अन्य लोक सेवक के लिए सक्षम प्राधिकारी वह होगा जो नामित किया होगा अर्थात लोकायुक्त या उप लोकायुक्त सक्षम प्राधिकारी होंगे। समेकित वार्षिक विवरण लोकायुक्त राज्यपाल को सौंपता है। धारा 12 के तहत तो राज्यपाल इसे सदन में प्रस्तुत करता है, और लोकायुक्त है वो राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ये हमने पढ़ लिया है, सारांश दिया हुआ है। फिर लोकायुक्त की स्थापना से अब तक 13 लोकायुक्त, एक उप लोकायुक्त रह चुके। प्रथम थे ID दुआ, ये प्रथम ID दुगा नहीं है, ये ID दुआ है। प्रथम लोकायुक्त थे, उच्चतम न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश थे जो राजस्थान में लोकायुक्त रहे। इसके बाद में आप देख सकते हो DP गुप्ता, ML जोशी, KS सिद्धू, ML शिमाल, PD कुदाल, MB शर्मा, VS दवे न्यूनतम कार्यकाल है। MB शर्मा सर्वाधिक कार्यकाल और 2 बार लोकायुक्त रहे। VS दवे, मिलापचंद जैन, SS कोठारी लगातार 6 साल तक रहे। प्रताप कृष्ण लोहरा 9 मार्च 2021 से वर्तमान समय तक ये लोकायुक्त है। प्रथम वो एकमात्र उप लोकायुक्त कौन थे? श्री KP मेनन थे। इसके बाद में लोकायुक्त किन के विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है? तो राजस्थान सरकार के मंत्री, जिला परिषद के प्रमुख है, उप प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान है, प्रधान, नगर निगम के महापौर और उप महापौर, जिला परिषद व पंचायत समिति की स्थायी समिति के अध्यक्ष, स्थानीय प्राधिकरण, नगर परिषद, नगर पालिका और नगर विकास न्यास के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके अलावा राज्य के कंपनी, निगम और मंडल के अध्यक्ष, अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध सचिव, विभागाध्यक्ष और लोक सेवकों के विरुद्ध जांच है वो करता है। लेकिन जांच किन के विरुद्ध नहीं करता है? जांच लोकायुक्त है वो निम्नलिखित के विरुद्ध शिकायतों की जांच नहीं करता है। मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी, महालेखाकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अनुच्छेद 236 के न्यायिक सेवा के सदस्य, भारत के किसी भी न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, राजस्थान लोक सेवा के अध्यक्ष तथा सदस्य। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सरपंच और पंच और सेवानिवृत्त लोक सेवक, इनके विरुद्ध है वो शिकायतों की जांच नहीं करता। ये हमने धारा 12 पढ़ लिया और ये सारांश भी हमने पढ़ लिया। तो ये कुल लोकायुक्त से संबंधित टॉपिक था। पहला टॉपिक था राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित। और भी इसी प्रकार के नोट्स के द्वारा हम ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा आपके लिए आगे वाले टॉपिक भी लेकर आएंगे, आयोगों को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमारी राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति की क्लासेज इसी यूट्यूब चैनल पर RBSc, NCERT और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के शॉर्ट नोट्स के द्वारा और बढ़िया तरीके से समझाकर सेकंड ग्रेड सिलेक्टेड मुकेश सर के द्वारा ली जा रही है। आप उन क्लासों को जरूर देखें। करंट की क्लास भी आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे, राजस्थान करंट की। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जल्दी मिलेंगे दूसरी क्लास में। धन्यवाद।